Assalamualaikum students. This lecture of General Science is recorded by Sarhad Education System for class 5. This is our second lecture. Open your books. Open book page number 8. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के बारे में, दर्जाबंदी के बारे में, कि जानदार को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारी प्लैनेट पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और हमने 5 किंगडम सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था कि 5 ऐसे कौन से मेन ग्रुप्स थे जो साइंटिस्ट ने बनाए थे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात भी डिस्कस की थी। यहाँ पर आज हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस करना है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि साइंटिस्ट को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। मतलब ऐसा क्या उनको मसला पेश आया था, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुई थी कि उन्होंने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करके एक ख़ास खसूसियात की वजह से ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। तो आज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। सो क्लासिफिकेशन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम, कि साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया था किसकी बेसिस पर? सिमिलैरिटीज़, उनकी जो खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती थी उसकी बुनियाद पर, और जो खसूसियात उनकी डिफरेंट थी एक दूसरे से उसकी बेसिस पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो असल में क्लासिफिकेशन एक कंप्लीट ब्रांच है साइंस की, जिसको क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना हो तो आप टेक्सोनॉमी स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर किस बारे में पढ़ना है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्यों ज़रूरत पेश आई थी साइंटिस्ट को। हमारी अर्थ पर 1.6 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो इन 1.6 मिलियन स्पीशीज़ को या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उनकी खसूसियात, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ स्पेसिफिक, कुछ ख़ास खसूसियात की बिना पर हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से उनको ग्रुप्स में किया था। So classification simply means grouping together of alike things according to common qualities and characteristics। तो एग्जैक्ट मीन क्या हुआ इसका कि एक जैसी चीज़ों को ग्रुप में रखना, उनकी एक जैसी क्वालिटीज़, खसूसियात की बिना पर, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो विदाउट क्लासिफिकेशन हमारे लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम मिलियन ऑफ स्पीशीज़ को स्टडी कर सकें या उनके बारे में जान सकें। यहाँ पर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि बेयर की एग्ज़ाम्पल दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेयर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको अगर क्लासिफिकेशन ना हुई होती तो आपको पूरे एनिमल्स में से बेयर के बारे में जानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, आपको उसको पहले ढूंढना पड़ता। लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद आप जस्ट क्या करेंगे कि लाइब्रेरी में एनिमल सेक्शन में जाकर उससे रिलेटेड बुक निकालेंगे और वहाँ से आप बेयर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। It is simple because living organisms are classified as animals and plants. Animals can be further divided into subgroups, vertebrates and invertebrates. ये इसीलिए हमारे लिए आसान हो गए क्योंकि सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने 2 मेन ग्रुप्स बनाए, एनिमल्स और प्लांट्स, जानवर और पौधे। उसके बाद उन्होंने फर्दर जानवरों के सब ग्रुप्स बनाए, आगे से उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे कि हमारे पास 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो एनिमल्स, वो जानवर जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जबकि वो जानवर जिनकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। तो अगर आपने किसी ऐसे जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो जिसकी बैकबोन है तो आप वर्टिब्रेट्स से रिलेटेड बुक उठाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी इनवर्टिब्रेट के बारे में जानना है तो आप इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड बुक उठाएंगे और आपको ईज़िली वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या इम्पॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है क्लासिफिकेशन की वजह से। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिग ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स बाय स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन प्लांट और एनिमल ऑफ दैट ग्रुप। हमारे लिए ये भी समझना आसान हो गया है कि किसी भी बड़े एनिमल ग्रुप या किसी बड़े प्लांट ग्रुप के बारे में हम इजीली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक प्लांट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने जाननी है तो आपको वो प्लांट ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक जो लार्जर ग्रुप है प्लांट्स का, उसी में ही आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जानदार के दरमियान कौन सी खसूसियात एक जैसी होती हैं, कौन सी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, ये हमें समझने में आसानी होती है क्लासिफिकेशन की वजह से। इट प्रोवाइड अस द वे टू नो अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिज़म। हमें मुख्तलिफ जानवरों के बारे में या डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जानने में आसानी होती है। एंड अलाउ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड प्रॉपरली नेम द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट को भी आसानी हो गई कि उन्होंने हर एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर नेम दे दिया, तो उसी प्रॉपर नेम की बेसिस पर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ विदाउट क्लासिफिकेशन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। क्लासिफिकेशन के बगैर हमें ये जानना बिल्कुल ही हमारे लिए नामुमकिन होगा कि हमारी प्लैनेट में, हमारे अर्थ पर जो है वो एग्जैक्ट नंबर क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, टोटल कितने अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन ने हमारी ये डिफ़िकल्टी ईजी कर दी है। सो अब हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी बेसिस पर एनिमल्स को ग्रुप में अरेंज किया गया। सबसे पहले हमारे पास एनिमल्स आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स जो हैं वो दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनको, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट। और वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल जिनकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। सो सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो पहले है वो है फ़िश आ जाती है। फ़िश की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फ़िश जो है वो वर्टिब्रेट है, उसकी बैकबोन होती है, उसकी स्किन पर स्केल्स लगी होते हैं, कांटे होते हैं, उसकी पूरी जो बॉडी है वो स्केल से ढकी होती है। फ़िश जो है वो वाटर में रहती है। फ़िश के अंदर लंग्स नहीं होते, तो ये सांस कैसे लेगी? ये गिल्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को पानी से हासिल कर लेती है ताकि उसको सांस लेने में मदद दे सकें। दे स्विम इन वाटर थ्रू फिन्स। अपने छोटे पैरों की मदद से ये पानी में तैर सकती है और ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट है। कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनका जो टेम्परेचर होता है वो इर्द गिर्द के जो माहौल है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली हो जाता है। सो 24,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं फ़िश की हमारी दुनिया में। और कुछ फ़िश ऐसी होती है जिसका जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जिनका कार्टिलेज से बना होता है। अब बोन जो है वो एक सख्त हड्डी होती है, जबकि कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन की टाइप होती है, कुरकुरी हड्डी जिसको हम कहते हैं। तो इन दोनों टाइप की बोन से जो है वो फ़िश का जो स्केलेटन है वो बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस भी वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है, बिल्कुल हमवार होती है और मॉइस्ट होती है, थोड़ी सी गीली गीली नम होती है। ये इनको हम एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और ये ज़मीन पर भी रहते हैं। तो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ये पानी में जाकर अंडे देते हैं और फिर फर्दर जो उनकी मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वो लैंड होती है। सिर्फ उनको पानी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फर्टिलाइजेशन के लिए। सो दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। इनका बॉडी टेम्परेचर भी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग रहता है। ऑलमोस्ट ऑल एम्फीबियंस हैव टू गो बैक टू वाटर टू ले एग्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस।
अभी मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए सारे एम्फीबियंस को, जितने भी एम्फीबियंस हैं, ज़्यादातर वो पानी में जाकर अंडे देते हैं ताकि उनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सके। अब एम्फीबियंस में हमारे पास जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं जो पानी में रहने वाले हैं, और रिप्टाइल्स और रेंगने वाले जानवर भी आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रॉग एम्फीबियन है, ये पानी में अंडे देती है और फिर लैंड पर भी सर्वाइव करती है। टोड, सैलेमेंडर, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एम्फीबियंस में आते हैं। सो द नेक्स्ट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनकी स्किन रफ होती है, खुरदरी होती है, लेकिन उनकी स्किन पर भी स्केल्स होते हैं, कांटे होते हैं, कांटेदार उनकी स्किन होती है। इनमें हमारे पास क्रोकोडाइल आ जाते हैं जो कि ज़्यादातर पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स जो हैं वो ज़मीन पर ही अंडे देते हैं। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव 4 legs while snakes have no legs। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल टांगें होती ही नहीं है, जैसे कि स्नेक्स हो गए। इट मीन्स कि रेप्टाइल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वर्टिब्रेट्स में आते हैं, मीन्स कि उनकी बैकबोन होती है, उनकी स्किन की टाइप क्या है, वो रफ होती है और उनके ऊपर स्केल्स भी लगे होते हैं। कुछ जो है वो पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर भी रहते हैं। ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो ज़मीन पर अंडे देते हैं और उनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोकोडाइल है जो रेप्टाइल में आता है, लेजर्ड, टर्टल्स एंड क्यूटरास, ये जो है रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है बर्ड्स आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, उड़ते हुए परिंदे। ये भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं जिनके पर होते हैं और एक लंबी चोंच होती है। सो रेप्टाइल्स की तरह इनकी भी जो टांगें होती हैं वो स्केली होती हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में शो किया हुआ है कि इनकी टांगों पर स्केल्स लगे होते हैं। बर्ड्स जो है वो अपने उड़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन पर अंडे देते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गई है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं दैट कीप द इनसाइड ऑफ देयर बॉडीज़ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जिनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है, वो कांस्टेंट रहता है, जबकि कोल्ड ब्लडेड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। सो फेदर्स जो है वो अच्छी तरह से बर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि ये जो है वो उनके उड़ने में मदद देते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स ऑल्दो नॉट ऑल बर्ड्स फ्लाई सच एज कीवी एंड ऑस्ट्रिच। पर सारे परिंदों के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि कीवी एंड ऑस्ट्रिच। सो पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को ये लेसन 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करवाए ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को अच्छी तरह से समझ सके। शुक्रिया।